हेलो फ्रेंड्स, हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से किस तरीके से हम हेलो एरिन बनाएंगे, ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड can be easily prepared by electrophilic substitution of arenes with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst like iron or iron third chloride। एराइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को बनाने के लिए हम एरीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं वो लुइस एसिड कैटलिस्ट यानी आयरन या फिर आयरन थर्ड क्लोराइड की प्रेजेंस में एरीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पर जाकर एरीन से जुड़ जाते हैं। यानी क्लोरीन और ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफाइल एरीन्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे हाइड्रोजन निकालेंगे और उसकी जगह पर जाकर जुड़ जाएंगे। अब देखिए इसमें रिएक्शन किस तरीके से होती है। इसमें हमने ये बेंजीन रिंग ली, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया। जब बेंजीन के ऊपर हम CH3 लगा देते हैं तो इसे कहते हैं हम टोल्यूइन। जहां पर भी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होगा उसका नाम होता है टोल्यूइन। तो हमने टोल्यूइन लिया प्लस X2। X2 क्या हो सकता है, X2 यहां पर Cl2 भी हो सकता है या फिर Br2 हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें हम डार्क में रिएक्शन करेंगे Fe की प्रेजेंस में या फिर FeCl3 की प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में या फिर आयरन थर्ड क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसमें डार्क में रिएक्शन कराएंगे Fe या FeCl3 की प्रेजेंस में, तो जो ये X2 है, या तो ये X2 जो ऑर्थो पोजिशन है उस पर जाकर जुड़ जाएगा X यानी हेलोजन, या फिर हेलोजन पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। इसमें दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अब आपको पता है इस पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है, इससे जो अगली पोजीशन होती है वो ऑर्था पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन। फिर एक पोजीशन छोड़कर ये अगली जो पोजीशन होगी ये मेटा पोजीशन होगी और एक पोजीशन छोड़कर ये पैरा पोजीशन होगी। यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये अगली ऑर्थो पोजीशन, फिर मेटा पोजीशन, फिर ये पैरा पोजीशन। तो एक हेलोजन तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हेलोटोल्यूइन, और एक हेलोजन पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा हेलोटोल्यूइन। अब ये ऑर्थो और पैरा पर क्यों जुड़ते हैं इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पर ये मैकेनिज्म देख सकते हैं। हमने यहां पर लिया बेंजीन, तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्थो और पोजीशन पर क्यों जुड़ते हैं। ये जुड़ते हैं रेजोनेंस के कारण, यानी जो ये टोल्यूइन है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर जोड़ लेते हैं। जो इसमें CH3 है वो यहां पर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर जोड़ लेंगे। यहां पर अगर हम CH3 लगा देंगे तो ऑर्थो ये हो जाएगी, पैरा पोजीशन ये हो जाएगी। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहीं पर जोड़ लेते हैं। ये हमने यहां पर कार्बन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है क्योंकि बेंजीन से CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड यहां पर लगाए हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 यानी R ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जो ये R है CH3, ये आपको पता है ये प्लस R इफेक्ट शो करता है। प्लस R का मतलब क्या है, जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन की तरफ धकेलेगा। अगर माइनस R होते हैं, माइनस R ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन जो प्लस R इफेक्ट शो करते हैं ऐसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन को बेंजीन की तरफ फेंकते हैं। तो यहां पर CH3 प्लस R इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये बेंजीन की तरफ फेंकेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां पर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेंगे, और जो यहां पर H है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां पर जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये आगे चला जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां इस पोजीशन पर ला देगा। अब देखिए अगली स्ट्रक्चर कैसी बनेगी।
यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आए तो यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया। यहां पर ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, यहां पर ये H पॉजिटिव है। और जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस पोजीशन पर आ जाएंगे। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आ जाएंगे तो इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर शिफ्ट हुए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। बाकी दो बॉन्ड बिल्कुल सेम रहेंगे। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, ये यहां पर शिफ्ट होगा। जब नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा तो यहां पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस डबल बॉन्ड को आगे खिसकना पड़ेगा। ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये इस पोजीशन पर आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो अगली स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसे बनेगी। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड था, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी ये बॉन्ड सेम रहेगा और ये वाले जो बॉन्ड थे ये भी बिल्कुल सेम रहेंगे। अब फिर से हमें वही करना है, ये नेगेटिव चार्ज है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर इसको बना लेते हैं इस तरीके से। यहां पर ये मैंने बनाया, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर हमारा ये डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी सब सेम रहेगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है ये इस पोजीशन पर शिफ्ट होगा और यहां पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे पाई इलेक्ट्रॉन ये यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये हमने लिया यहां पर ये डबल बॉन्ड था, यहां पर डबल बॉन्ड था, नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बना तो ये कार्बन, ये जो सिंगल डबल बॉन्ड था ये आगे शिफ्ट हो गया तो यहां पर ये हम सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर फिर से बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है एक तो वो इस पोजीशन पर आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज ये वाली पोजीशन और एक नेगेटिव चार्ज ये वाली पोजीशन। ये यहां पर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन हुई। यहां पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये भी ऑर्थो पोजीशन हुई। तो अगर यहां पर हमारा हेलोजन यहां पर जुड़े तब भी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, यहां पर जुड़े तब भी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। इन दोनों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैंने ये ली, यहां पर ये हमारी ऑर्थो पोजीशन और ये हमारी कैसी है, ये ऑर्थो, ये मेटा, तो ये पैरा पोजीशन। तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है एक तो वो ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ रही है और एक ये पैरा पोजीशन पर बढ़ रही है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनते हैं। मान लीजिए हमने X2 की जगह पर लिया Cl2। तो अगर हम यहां पर Cl2 की स्ट्रक्चर बनाएं, Cl2 के पास यहां पर इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं। इसके पास भी यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं। इनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है और हम यहां पर कैटलिस्ट ले रहे हैं FeCl3। अगर FeCl3 की आप स्ट्रक्चर देखें, एक क्लोराइड यहां पर जुड़ रहा है इससे, एक क्लोराइड यहां पर, एक क्लोराइड यहां पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी Fe के पास 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। Fe को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये जो Cl2 का क्लोराइड आयन है ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा। Fe का ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो क्लोराइड आयन है ये बॉन्ड तोड़ेगा और बॉन्ड जैसे ही टूट जाएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लेगा और यहां पर इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बच जाएंगे।
हमारे पास ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बच जाएगा। क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर ले लेगा। अब जब इसने सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इस पर जो ये हमारा क्लोराइड आयन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है जब भी किसी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब हमारा Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब हमने इसकी टोल्यूइन के साथ रिएक्शन कराई तो टोल्यूइन का एक तो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, एक ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो ये Cl पॉजिटिव है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। या तो ये एक तो ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पर। दूसरा नेगेटिव चार्ज कहां पर है? पैरा पोजीशन पर। और एक ये पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो इससे हमारे दो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर थी तो एक इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ऑर्थो हेलोटोल्वीन। और एक हमारा जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी तो एक हेलोजन हमारा यहां पर जुड़ गया। तो इस तरीके से ये दो आइसोमर, दो प्रोडक्ट बनते हैं। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनेंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है तो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर इनको आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। Reaction with iodine are reversible in nature and require the presence of an oxidizing agent HNO3, HiO4 to oxidize the HI formed during iodination। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से हम यहाँ पर या तो क्लोराइड जोड़ेंगे या फिर ब्रोमाइड जोड़ेंगे। हम यहाँ पर आयोडीन नहीं जोड़ते क्योंकि जब हम यहाँ पर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है और उसके लिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, HNO3 या फिर HiO4 की। इनकी सहायता से हम वो रिएक्शन करा सकते हैं, नॉर्मली हम वो इस प्रोसेस से नहीं करा सकते। फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। और जो फ्लोरो कंपाउंड्स हैं यहाँ पर हम फ्लोराइड नहीं ले सकते क्योंकि इस मेथड से फ्लोरो कंपाउंड नहीं बनाए जाते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसकी हाई रिएक्टिविटी के कारण ये मेथड उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आयोडो कंपाउंड बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, नॉर्मली नहीं बना सकते। फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड से नहीं बनते। अगली रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, ए डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या किया जाता है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लिया जाता है और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में डिसोल्व किया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद जो ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जिसको कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में डिसोल्व किया गया है उसको सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 के साथ ट्रीट किया जाता है। उसके बाद इस प्राइमरी अमाइन से डायजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब डायजोनियम सोल्ट कैसे बनता है ये हम यूनिट 13 में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लिया जाएगा। पहला पॉइंट, जो सैंडमेयर रिएक्शन होगी उसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लिया जाएगा, सेकेंडरी और टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन नहीं लिए जाएंगे। अब ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कहते किसे हैं? हम क्या करें, हम अमोनिया लें यानी NH3 लें और NH3 से एक हाइड्रोजन को हटा दें। NH3 से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहां से माइनस कर दिया और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है एक R ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप। तो जब हमारा बन जाता है RNH2, ये कहलाता है प्राइमरी अमाइन। अमोनिया से क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर एक एल्काइल ग्रुप यहां इससे आकर जुड़ गया। तो ये हमारा NH2 से जब एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा वो कहलाएगा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन यानी प्राइमरी अमाइन। अगर इस R की जगह पर एक बेंजीन रिंग हो यानी ये हमारी यहां पर बेंजीन रिंग है और इससे NH2 जुड़ा हुआ है। यहां पर हमने R जोड़ा था, यहां पर R की जगह पर ये बेंजीन रिंग हमने जोड़ दी तो ये कहलाएगा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन क्योंकि इससे एरीन रिंग एक जुड़ गई है, एरोमेटिक रिंग। अब अगर क्या हो, NH2 से NH3 से दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं तो क्या बचेगा, जब इससे दो हाइड्रोजन हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, R
NH और इससे एक और R जुड़ा हुआ होगा। तो इस NH से, इस नाइट्रोजन से 2 R ग्रुप जुड़े हैं, ये कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो इस नाइट्रोजन से 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये कहलाएगा टर्शरी अमाइन। तो हमें सैंडमेयर रिएक्शन में ना तो टर्शरी लेना है ना सेकेंडरी लेना है, हमें लेना है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। यानी NH3 से एक हाइड्रोजन माइनस किया और उसकी जगह पर एक बेंजीन रिंग जुड़ गई, तो ये कहलाएगा बेंजीन से NH2 जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो हमने क्या किया, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को, ये बेंजीन के ऊपर जब NH2 रिंग जुड़ी हुई होती है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है एनिलिन। बेंजीन के ऊपर CH3 है तो टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर NH2 है तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगी एनिलिन। हमने क्या किया, एनिलिन लिया, इसको हमें सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करना है HX की प्रेजेंस में। HX यहाँ पर HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है। तो एनिलिन को हमने NaNO2 प्लस HX के साथ ट्रीट किया इतने टेम्परेचर पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड बन जाएगा। यानी हमारा डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा डाइएजोनियम सोल्ट बन गया। देखिए डाइएजोनियम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है डाइएजोनियम। डाई का मतलब होता है 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन होंगे और एम यानी उसके ऊपर डाइएजोनियम यानी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो डाइएजोनियम का मतलब क्या है, N2 पॉजिटिव, और हैलाइड यानी उससे X नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तभी तो उसका सॉल्ट बनेगा। तो ये हमारा होता है डाइएजोनियम सोल्ट, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। तो एनिलिन की रिएक्शन NaNO2 के साथ कराई HX की प्रेजेंस में, तो हमारा एक बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट बन गया। ये बेंजीन, ये हमारा डाइएजोनियम और ये हैलाइड। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट बना, इसकी रिएक्शन हम Cu2X2 के साथ कराएंगे। यहाँ पर X की जगह पर क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो इस हमने सोल्ट की रिएक्शन Cu2X2 के साथ कराई, तो क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर ये डाइएजोनियम ग्रुप है यानी N2 पॉजिटिव ग्रुप है, वो यहाँ से निकल जाएगा। इस ग्रुप को यानी इस बेंजीनियम डाइएजोनियम सोल्ट को N2 ग्रुप यहां से छोड़ देगा और हमें हेराइल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाकर हम यहां पर देखते हैं। हमने क्या किया, यहां पर ये बेंजीन है, ये हमने एनिलिन लिया NH2, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaNO2 प्लस HCl। तो ये NaNO2 प्लस जो HCl है ये HNO2 बना लेंगे। कहीं कहीं पर इन दोनों की जगह पर HNO2 भी लिखा जा सकता है, तो ये सेम है क्योंकि NaNO2 और HCl HNO2 यहाँ पर बन जाएगा। तो जब हम एनिलिन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ हमने कराई, तो सबसे पहले क्या बनता है, डाइएजोनियम सोल्ट बनता है। यानी यहाँ पर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर HCl लिया है, HBr लेते तो यहाँ पर Br नेगेटिव जुड़ जाता। फिर आपको याद रखना है, जो यहाँ पर जो ये N2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, N2 ग्रुप ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। यानी ये आसानी से इस बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड को आसानी से लीव कर देगा। तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, N2 को यहां से हटाने के लिए, लीव कराने के लिए, जो हमारा ये डाइएजोनियम सोल्ट बना N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Cu2Cl2 के साथ। जब हमने इस सोल्ट की रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ कराई, तो यहां से जो ये डाइएजोनियम ग्रुप है ये इसको गैस के रूप में लीव कर देगा। जब ये N2 यहां से निकल जाएगा तो हमें एराइल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा और N2 ये गैस के रूप में यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं। ये दोनों स्टेप है सैंडमेयर रिएक्शन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 स्टेप आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है जो फ्रेशली प्रिपेयर डाइएजोनियम सोल्ट है उसको हमने क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ मिक्स किया, जिससे क्या होगा, जो ये डाइएजोनियम ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा और उसको क्लोराइड या ब्रोमाइड यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अब यहां पर देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइएजोनियम ग्रुप बाय आयोडाइड डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय शेकिंग द डाइएजोनियम सोल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड।
और इसमें कहा गया है कि डायएजोनियम ग्रुप को आयोडीन से रिप्लेस कराने के लिए हमें क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती। ब्रोमीन और आयोडीन क्लोरीन के केस में तो क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड की आवश्यकता थी, लेकिन अगर हमें डायजोनियम ग्रुप को आयोडीन से रिप्लेस कराना है तो उसमें हमें क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली डायजोनियम सोल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ शेक करते हैं और यहां से ये डायजोनियम ग्रुप यहां से रिप्लेस हो जाता है और आयोडीन यहां पर आकर जुड़ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डायजोनियम सोल्ट है, इसको हमने KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिंपली शेक किया, जिससे ये ग्रुप यहां से रिप्लेस हट जाएगा और आयोडीन ग्रुप यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो इस केस में एराइल आयोडाइड बनाने के केस में, बेंजीन आयोडाइड बनाने के केस में क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती।